अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर के कराची पैकेज के ऐलान के बाद इसका क्रेडिट मुतनाज़ शक्ल इख्तियार कर चुका है। वफाकी वज़रा हो या सूबाई हुकूमत, हर कोई इसका क्रेडिट अपने सर सजाने की कोशिश में है। पहले भी हम इस मामले पर गुफ्तगू कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही हमने बात कर, हमारे पैनलिस्ट की राय यही थी कि ये मामला पॉइंट स्कोरिंग का शिकार होता चला जा रहा है और इस बात का अंदाज़ा हमें आज मुर्तज़ा वहाब साहब के ताज़ा तरीन बयान से भी हो सकता है। वो बयान क्या है, वो स्टेटमेंट क्या है, प्रोग्राम में आगे चलकर हम आपको सुनवाएंगे और फिर सवाल रखेंगे, पूछेंगे आपसे कि कराची का मामला यहाँ तक पहुँचाने का जिम्मेदार आखिर है कौन। साथ ही साथ हमारे पैनलिस्ट पहले दिन से कह रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के बगैर कराची के मसाइल का हल मुमकिन नहीं है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात का मामला अब कराची से निकलकर पूरे सूबे तक फैल चुका है। क्या बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को मरदमशुमारी के हतमी नताइज से मशरूत करना किसी शरारत को जाहिर करता है? और आखिर में बात साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी की, जिस पर ख्वाजा साद रफीक साहब ये फरमा रहे हैं कि मियाँ साहब की वापसी हुकूमत के लिए मुश्किलात का सबब बन सकती है। क्या वाकई ऐसा है? वो सच कह रहे हैं? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर वक़ार अज़ीम साहब। अतर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। जनरल साहब, थैंक फॉर जॉइनिंग अस। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तज्ज़ियाकार ज़ुनैरा अज़ीज़ साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कराची की मुतनाज़ सूरत हाल के हवाले से, जिसका पैकेज तो अनाउंस हो गया। हमने कल भी बात की कि अभी तक काम उस तरह से शुरू नहीं हुआ जिस तरह से तुंदो तेज़ बयानात हमें सूबाई वज़रा और वफाकी वज़रा के सुनने को मिल रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब आज के फरमा रहे सिलसिले में ज़रा सुनिए आप। कि जो 1100 अरब हैं, इसके अंदर 802 अरब सिंध हुकूमत के शामिल हैं। उसमें जो टोटल कंट्रीब्यूशन है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से वो 362.9 अरब रुपए, 260 अरब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के थ्रू किए जाएंगे और जो रिमेनिंग 103 अरब रुपए है वो वफाकी हुकूमत खुद फंड करेगी। अच्छा, आज फेडरल की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन सूबाई हुकूमत फिर भी खामोश नहीं रही। मुर्तज़ा वहाब साहब की स्टेटमेंट आपने खुद ही सुन ली, लेकिन ये तुंदो तेज़ बयानात का सिलसिला हमने पहले भी कहा शायद उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन का जो सिलसिला है वो मुकम्मल नहीं हो जाता। फिर भी ऐसे में अतर साहब आप क्या समझे, गलती है किसकी? वफाक की है, सूबाई हुकूमत की है, किसकी है आखिर गलती? देखें, अगर आप इन दोनों पार्टीज़ की हिस्ट्री देखें तो डे वन से ये पार्टीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी करती रही हैं। आपको पता है गवर्नर से ऑन रिकॉर्ड हैं, कई टीवी पे उनका इंटरव्यू भी चला, उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक साथ नहीं चलती। अब पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अब मुझे ये लग रहा है कि यहाँ के हालात ठीक होंगे और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आर्मी चीफ और इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी अब इंटरेस्ट ले रहे हैं इस शहर को ठीक करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर के आने से 2 दिन पहले आर्मी चीफ ने कराची का दौरा किया, इन्होंने इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स भी अटेंड की, बिज़नेस कम्युनिटी से भी उन्होंने एड्रेस किया, उनसे सब उनकी शिकायत सुनी और उन्होंने कहा मैं इंशाल्लाह 2-3 साल में ये कराची बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि अब जो है ये बिज़नेस उस पर आ गया कि अब यहाँ कुछ होगा, क्योंकि इससे पहले कराची में किसी ने भी इतनी सीरियसली काम नहीं किया। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि एनडीए में जो है वो 2-3 नाले साफ़ करना ये उनका काम नहीं है, जिस पे शायद इतराज़ भी हुआ था। अब मैं इसलिए उससे एग्री कर रहा हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नाले साफ़ करना। देखें, कराची में तकरीबन छोटे बड़े कोई हैं 30 to 40 नाले, उनकी सफाई और जो उनकी इंक्रोचमेंट है ये ना पीपल्स पार्टी कर सकती थी, ना एमक्यूएम कर सकती, ना लोकल गवर्नमेंट कर सकती थी। अब जिस इदारे ने ये जिम्मेदारी उठाई है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये चीज़ें होंगी, क्योंकि इंक्रोचमेंट यहाँ पे हटाना, मिसाल के तौर पे एक मैं आपको दूँ, गुजर नाला जो है वो होता था कोई तकरीबन 100 फुट चौड़ा, इंक्रोचमेंट के बाद अब वो नाला 10 से 15 फुट का रह गया हुआ है। तो अब ये काम जो है इन लोगों से नहीं हो सकता। अब जिस इदारे को दिया है वो इदारा करेगा और जिस तरह से
इस वक्त इंटरेस्ट लिया जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ ये ठीक हो जाएगा। एक चीज़ और है कि हम बैठते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। देखें, इस शहर में जो ये नाला कल्चर है ना, पॉलिटिक्स जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट को ख़राब करने के लिए सीवरेज लाइन में कचरा भर दिया जाता था, सीमेंट की बोरियां डाल दी जाती थी पूरे कराची शहर में। इसी तरह नालों में जो है आपको शहर का सारा कचरा, सीमेंट की बोरियां, यहाँ तक कि चोरी हुई मोटर बाइक्स जो हैं वो भी नालों से मिलती थी। तो जो फैक्ट है हमें उन पे बात करनी चाहिए, क्योंकि हम जो लोग बैठे हैं हम हैं प्रोफेशनल, तो हमें प्रोफेशनली बात करनी चाहिए। कुछ दिन पहले जनरल अमजद साहब ने बहुत अच्छी बात की थी कि हम लोगों का कहीं ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर होता है जिसमें बात हो जाती है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हम सबका सॉफ्ट कॉर्नर है। मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है इमरान खान के साथ। इमरान खान से मेरी पर्सनल दोस्ती है और 73 से है। वो क्रिकेट खेलते थे, मैं पीटीवी में स्पोर्ट्स कवर करता था, हमने बहुत दौरे भी एक साथ किए। शारजा 14 साल किया मैंने कवर। लेकिन अगर मिस मैनेजमेंट की बात होगी, बैड गवर्नेंस की बात होगी, महंगाई की बात होगी, तो अतर साहब यहाँ पे आपने कहा कि जब मिस मैनेजमेंट की बात आएगी तब आप वहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे, सॉफ्ट कॉर्नर होने के बावजूद जो आपको गलत लगेगा आप उसकी निशानदेही करेंगे। फिर यहाँ पर आप किसकी गलती सामने रखते हैं? फेडरल की है, सूबाई गवर्नमेंट की है, किसकी है यहाँ तक पहुँचाने में मामला? देखिए, मैंने अभी कुछ सेकंड पहले कहा कि हमें प्रोफेशनली बात करनी चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट की ज़्यादा गलती है। उसकी वजह है कि यहाँ है 1 अगेंस्ट 4-5। एक मुर्तज़ा वहाब अगर बोलते हैं तो 4-5 उनको जवाब देने वाले होते हैं। मैं आपको 1-2 मिसालें दे दूँ। कल आपका जो शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने कहा सिंध गवर्नमेंट जो है मुर्तज़ा वहाब को नुकेल डाले। मुराद सईद ने कहा कि जरदारी और फर्जंदे जरदारी जो हैं इनको हम लूट मार करने नहीं देंगे। यही बात शिबली फराज साहब ने भी की। उनका शायद ज़ुबान का वो है तो अल्फाज का चुनाव सही नहीं होता, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये डेली ये बातें ख़त्म होना चाहिए। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा आर्मी चीफ से, वो इन लोगों को कहें कि जी अब 6 महीने तक ये बयानबाजी बंद करें, क्योंकि अब हम सीरियसली इस शहर को ठीक करना चाहते हैं, तो ही ये शहर ठीक हो जाएगा। तो इस वजह से मैं समझता हूँ ज़्यादा इसमें ब्लेम बिल्कुल, जब तक कि पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला नहीं रुकता आवाम भी शशोपंच में मुब्तला रहेंगे। जनरल साहब, आपको यहाँ तक पहुँचाने में मामला किसकी गलती नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल भी हम बात कर रहे थे कि ये सियासत का खेल ये शुरू हो गया, और मैं ये कह रहा था कि अच्छा हो कि ये पहले ही ख़त्म हो जाए सियासत का खेल, और जब काम करने का वक्त आए तो फिर उस वक्त ये अपना गुबार निकाल चुके हैं। अभी काम शुरू नहीं हुआ। ये सोचना कि कहां से कौन पैसा कितना ला रहा है, जैसे भी मुर्तजा वहाब ने आज कहा कि जी पब्लिक प्राइवेट जो उनका है पार्टनरशिप, उससे ये इतना लेके आ रहे हैं। बात यह है कि एक पैकेज बनाया है फेडरल गवर्नमेंट ने, और वो जो पैकेज बना है उस पैकेज का जिम्मेदारी उनके पास है। वो किस तरह उसको लेके आगे बढ़ते हैं ये उन्होंने करना है। हमें इससे गर्ज है कि उन्होंने कमिटमेंट की है, उसका मॉडल बना के वो लेके आए और आगे इम्प्लीमेंटेशन करें। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे शुकूक व शुबात पैदा ना किए जाएं। अतर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये 4-4, 5-5 जो वज़रा बयान दे रहे हैं उससे कोई तलखी कम नहीं होती, उससे ये मसला मज़ीद पोलिटिसाइज हो रहा है। तो ये दोनों को, और हमें पता है कि ये इनके मामला तय कराने में किसने रोल अदा किया है, और जो भी रोल अदा कर रहे हैं उनको चाहिए कि दोनों साइड्स को काम की तरफ माइल करें, बजाय इसके कि वो बयानबाजियों में उलझ जाएं। ये वक्त का ज़ाया करना भी है और उसके साथ साथ तलखी बढ़ाने की बात भी है। तो ये मैं समझता हूं कि दोनों पार्टियां, पीटीआई भी और पीपल्स पार्टी, दोनों इस मामले में बहुत गलत कर रही हैं, क्योंकि अवाम का सोचने की बजाय वो अपने क्रेडिट के ऊपर भाग रहे हैं, उसी तरफ लगे हुए हैं। तो ये किस्सा बदलना चाहिए। बहरहाल मुझे तवक्को है कि ये डस्ट जो है, ये जो गुबार हमें नजर आता है, ये कुछ दिनों में सेटल हो जाएगा, इनका गुबार निकल जाएगा क्रेडिट वाला, और बिल आखिर जो काम करवाने वाले हैं वो इनसे ऑनेस्टली काम करवाएंगे और मामला आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी अरसे के लिए चलता रहेगा। ये मतलब आप कहने कि दोनों तरफ से बयान चल रहे हैं और दोनों इसके लिए जिम्मेदार भी हैं। कामरान, किसी एक पे जिम्मेदारी आप डालते हैं?
देखें, जब हफ्ते के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची गए और उसके बाद उनकी तरफ से मेरे ख्याल में 2 सालों में ये पहला मौका था कि एक मफाहमत की उनकी जो बयान था उसमें एक झलक हमें नज़र आई कि उन्होंने कहा कि ये जो पैकेज तैयार किया गया है ये सूबाई हुकूमत के साथ और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुश्तरका मिल करके किया गया है। और मैं थोड़ी देर के लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज़ था, थोड़ा पुरुमीद भी था कि आज फॉर द फर्स्ट टाइम वो इमरान खान साहब वो ब्लेम गेम नहीं की, बल्कि एक कहते हैं ना कि जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको सेट असाइड करके उन्होंने कहा कि कराची के जो आवाम हैं, जो हालिया बारिशों के नतीजे में जो तबाही मची है, शायद अब थोड़ा सा उनके अंदर ये एक वो स्टेट्समैन वाली जो बात होती है वो सामने नज़र आ रही है कि कराची के आवाम के लिए अपने जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, जो करप्शन के इल्ज़ामात वो लगाते हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर, उनको उन्होंने परे रखा और ज़रा फोकस्ड होकर उस पर काम करेंगे। और मुझे थोड़ी सी उम्मीद हो चली थी कि शायद इसके अंदर शायद कराची के आवाम के लिए कुछ बेहतरी हो, लेकिन मेरे ख्याल में अब यूँ महसूस हो रहा है कि काम तो अभी हुआ नहीं, लेकिन सूबाई हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत क्रेडिट पहले लेने को बैठ चली है। मेरे ख्याल में कराची के अवाम इस वक्त चाहेंगे कि काम कोई भी करे, काम होना चाहिए, क्रेडिट बेशक कोई भी ले ले। और इसमें जो सबसे बड़ी बात, वो फैक्ट्स के ऊपर अगर बात करें ना, मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर अभी भी जनरल साहब ने ज़रूर कहा कि उनको तवक्को है कि डस्ट सेटल हो जाएगी। और इसके अंदर एक पॉजिटिव पहलू ज़रूर है कि जाहिर है कि ये जो सारा 1100 अरब रुपए का पैकेज है, इसकी एग्जीक्यूशन फौज करेगी, उस पर अमल दरामद कराएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, हमारे यहाँ गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। आपको पता है कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो कुल मिला के 650 अरब रुपए का है। और अगर आप बजट डॉक्यूमेंट्स उठा के देखें, पूरे पाकिस्तान में हमारी पूरी जो मशीनरी है पूरे पाकिस्तान में 650 अरब रुपए एक साल में खर्च नहीं कर सकती। और 3 सालों में ये 1100 अरब रुपए, आप लगभग कह लें 400 अरब रुपए सिर्फ कराची के ऊपर एक साल के अंदर खर्च करना, आई हैव सीरियस डाउट्स। और सबसे बढ़कर अगर इस तरह के इख्तलाफात सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान रहे, अभी प्रोजेक्ट पे काम शुरू नहीं हुआ, ब्लेम गेम पहले चल पड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि ये मामलात किसी तरफ चल पड़ेंगे। और उसकी बहुत बड़ी वजह गलती की आपने बात की, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो तहरीक इंसाफ के दरमियान और जो अपोजिशन ज़ाहिर रूल कर रही है सिंध में पीपल्स पार्टी के दरमियान, ये ट्रस्ट डेफिसिट इतना बड़ा है कि शायद मुझे नहीं लगता कि ये ब्रिज हो सके। और इस तरह के ब्लेम गेम हमें हमेशा नजर आती रहेगी। और अगेन वफाकी गवर्नमेंट बीइंग एल्डर, मेरे ख्याल में उनकी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी बनती है, वो कराची के आवाम को देखें, उन्हीं पर जहां पर आती है उसी तरफ, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली है ना, वज़ीर-ए-आज़म वहां पर गए हैं, जिम्मेदारी ली है, तो फिर अपने वज़रा को ये भी समझाएं कि अगर थोड़ी सी वो बात अगर कर रहे हैं तो क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट लेना चाहती है तो ठीक है, हमारा काम है कि हमने कराची के आवाम को रिलीफ देना है, तो फोकस हमने उसके ऊपर करना है। लेट द पीपल डिसाइड कि इसके लिए क्रेडिट किसको जाता है, काम एक दफा होने तो दें। जुनैरा, मेरे ख्याल है 2-4 दिन से यही हम बात कर रहे हैं और मैंने तो यही कहा था कि काम तो होगा और काम के साथ ये पॉलिटिकल राइवलरी और ये रिफ्ट और ये लफ्ज़ी जंग चलती रहेगी, बिकॉज दे कांट हेल्प इट, दिस इज़ आवर पॉलिटिकल कल्चर। अगर 2 दिन किसी की तरफ से कोई हॉस्टाइल स्टेटमेंट ना आए तो उस पार्टी की लीडरशिप समझती है कि आप उनके साथ वफादार नहीं रहे। तो जब आपके हालात ऐसे हों कि रोज़ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करके आपने टॉप लीडरशिप को खुश करना है, और ये एक पार्टी नहीं सब पार्टीज़ का यही हाल है, तो दैट इज़ आवर पॉलिटिकल कल्चर। अब इस कल्चर को ओवरनाइट हम एक्सपेक्ट करें कि ये चेंज हो जाएगा, दैट इज़ नॉट गोना हैपन। तो काम तो चलेगा, लेकिन ये चीज़ें उसमें मुश्किलात डालती रहेंगी। हाँ, व्हाट आई हम्बली रिकमेंड इज़ कि मेरा ये ख्याल है, क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग के मसाइल रहेंगे, इसमें कुछ ऑडिट का मसला भी रहेगा, तो एक कोई ऐसी बॉडी, कोई न्यूट्रल बॉडी अगर सुप्रीम कोर्ट बना दे, जिस तरह डैम्स के लिए इनिशिएटिव लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और चीफ जस्टिस बड़े सीरियस हैं कराची के मामलात को लेके, अगर कोई ऐसी ओवरसाइट बॉडी बन जाए जो इनको ये बता सके कि इनके ऊपर एक सुप्रीम पावर है जो इनको मॉनिटर कर रही है, तो मेरा ख्याल है इनका ये बोलना रोज़ रोज़ इस तरह की बातें और लड़ाई झगड़े कुछ कम नहीं होंगे, तो कम से कम न्यूट्रलाइज ज़रूर हो जाएंगे। बट क्रेडिट किसको जाना है? क्रेडिट का टाइम देखें गुजर चुका है। सिंध में पीपल्स पार्टी फ्रॉम सो मेनी ईयर्स फेल हो गई है, गवर्नेंस नहीं दिखा सकी। वफाक में पीटीआई फर्स्ट टाइम आई और एक के बाद दूसरे ब्लंडर्स करती है। फ़ौज इनको इतना हेल्प कर रही है जितना हेल्प मेरे ख्याल है आज से पहले किसी गवर्नमेंट को नहीं किया, सपोर्ट कर रही है। कोविड के मामले में इतना ज़्यादा अच्छा उनको सेटअप जो एनसीओसी की शक्ल में लगा के दिया है, एक बेस्ट सोल्यूशन चीज़ों का प्रोवाइड कर रही है। तो अगर उंगली पकड़ के आप चलाना शुरू करें तो आहिस्ता आहिस्ता चलना तो आ जाना चाहिए। बट पता नहीं इनमें कोई कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का इशू है या इनके अंदर इतनी ईगोज़ हैं। फर्स्ट
टाइम आए हैं, दे डोंट नो कि पावर शेयरिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ का और साथ चलने का नाम होता है। तो आई थिंक PTI इज़ मोर टू बी ब्लेम्ड बिकॉज दे आर नॉट बिहेविंग मैच्योरली, और वो एक सेंटर का जो एक वेरी प्रेजिडेंशियल रोल जिसको US में कहा जाता है, वो रोल उनका नज़र नहीं आ रहा। सही, पावर शेयरिंग कॉम्प्रोमाइजिंग होनी चाहिए तभी मामला चलते हैं। नजर उम्मीद साहब, आप क्या तबसरा क्या है इस पर? जहाँ पर ख्यालात का इजहार हुआ है मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, और लेकिन जो सबसे इसमें हैरानकुन बात ये है कि ये इंतहाई तिफलाना किस्म की बहस है कि अभी जो है एक पैकेज जो है वो अनाउंस हुआ है, जो कि एक इंटेंशन है कि किस तरह से वो पैसे जो है कराची पर स्पेंड किए जाएंगे। अभी तो बाकायदा ना उसकी प्रॉपर एलोकेशन हुई है, ना फंड ट्रांसफर हुए हैं, ना PC1 जो है उनकी प्रोक्योरमेंट पर काम हुआ है। तो बड़े स्टेप्स होते हैं हुकूमती प्रोसेस के तहत, 8 से 10 स्टेप होते हैं जब एक जो ख्याल होता है या आइडिया होता है वो ट्रांसलेट होता है प्रोजेक्ट में, और उससे कई अप्रूवल्स होते हैं। तो उससे पहले ही इन्होंने जंग शुरू कर दी है कि कौन क्रेडिट लेगा इसकी, सिर्फ पैसों का ऐलान करने पर। अब आप सोचिए कि कल कोई जब ये मंसूबे ज़ेरे तकमील होंगे या इन पर अमल दरामद होगा तो उस वक्त क्या हाल होगा? उस वक्त तो पता नहीं कोई तीसरी जो है जंग अजीम ना स्टार्ट हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई नाकिस और इमेच्योर सियासी बिहेवियर है सियासी पार्टियों की तरफ से। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो सबसे अहम मसला है इस वक्त कराची के लोगों का जो हाल हुआ है, और जो उनका के इलेक्ट्रिक ने, सैलाब ने, फ्लडिंग ने जो उनके साथ किया, इस वक्त सारी पार्टियों का ये होना चाहिए था कि वो जो है ना सिर्फ रिलीफ में आगे बढ़कर मदद कर रही होती हैं बल्कि एक मुश्तरका लाए अमल बनाती। इमरान खान साहब ने अच्छा एक आगाज किया था जब उन्होंने कहा कि उन्होंने सूबाई हुकूमत के साथ मिलजुल कर ये काम किया है, और उनकी मुलाकातें भी हुई सूबाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे। लेकिन उसके बाद से फिर से ये इसको बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे ये ऑलरेडी ये पैसे वहां पहुंच गए हैं। तो ये तो एक लोगों के साथ मजाक है, सच जानिए। और यही वजह है कि लोग जो हैं अब नाला हैं इस पूरे सियासी अमल से, और ये जो जिस तर्ज की जमहूरियत और जिस तर्ज की हुक्मरानी नाफिज की गई है उन पर थोपी गई है, चाहे वो फेडरल लेवल पर हो या सूबे के लेवल पर हो। मैं किसी एक फरीक की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि इन दोनों पार्टीज का रवैया जो है वो बिल्कुल गलत है। और अभी जिक्र हुआ कि आर्मी ने इसमें एक फैसिलिटेशन का रोल अदा किया है, और वो तो अच्छी बात है, शुक्र है कि वो शायद यही वजह है कि कुछ थोड़ा सा जो है ये इन्होंने आपस में बातचीत और वो कम्युनिकेशन तो करने की पहल की। मगर अब बात ये कि इनको खुद भी सोचना है, पीपल्स पार्टी को ये सोचना है कि उन्होंने क्या लेगेसी छोड़नी है कराची में। और सबसे मतलब ओवरऑल ये कि फेडरल इज मच रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ज्यादातर जो जिम्मेदारी है वो वफाक के कंधों पर आती है, बड़ेपन का मुजाहरा भी वफाक को ही करना चाहिए। और अगर पावर शेयरिंग की बात है, कॉम्प्रोमाइजिंग की बात है, तो इख्तियारात किस तरह से तकसीम करके काम किए जाते हैं, मुंतकिल किए जाते हैं, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी कराची ट्रांसफॉर्मेशन अमल है ये 3 साल के अरसे में मुकम्मल होना है, जिससे कि वफाक की तरफ से खुद से एक इस बारे में एक हतमी वक्त का तयन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंध हुकूमत के हवाले से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में आज एक इजलास हुआ सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। वहां पर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो कुछ इस तरह से था कि महकमा शुमारियातें चूंकि सरकारी आदाद शुमार अभी शाया नहीं किए, इसलिए इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करवा सकता। और इस सिलसिले में हम देख चुके हैं कि कराची हो, सक्खर हो, लाड़काना हो, यहाँ पर और हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती कर दी गई है। लेकिन नदर वक़ार अज़ीम साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरह से आज का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि महकमा शुमारियात ने चूंकि आदाद शुमार जारी नहीं किए, हतमी नताइज ने जारी किए, तो हम इंतखाबात की तरफ जा नहीं सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ नहीं है कि ये इसकी एक वजह है, या मौक़िफ़ उनका दुरुस्त है अपनी जगह? नहीं, मेरी आज बात हुई यहाँ सिंध गवर्नमेंट के कुछ अफसरान से और मुर्तज़ा वहाब से भी बात हुई। उनका जी हम फुली कमिटेड हैं इलेक्शन में। कुछ पार्टीज़ हैं जिसमें पीपल्स पार्टी, MQM और 2-3 और पार्टीज़ हैं, उन्होंने कहा जब तक सेंसस कंप्लीट नहीं होता और आप हदबंदी नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 2017 का जो कानून है तो उसके हिसाब से सेंसस
का जो रिपोर्ट है वो रिज़ल्ट आना चाहिए था, जो अभी तक नहीं आया। वो कह रहे हैं हम उसका वेट करते हैं और इलेक्शन ज़रूर होगा, बिल्कुल करवाएं, लेकिन क्योंकि इसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं जिनको थोड़े थोड़े इश्यूज़ हैं इन चीज़ों पे, तो कहते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद अब इलेक्शन करा लें। ये तो सिंध गवर्नमेंट का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, कामरान, आपको भी कोई मुखलसी नज़र आ रही पीपल्स पार्टी की नीयत में कि वाकई ये एक अमल मुकम्मल होने देना चाहते हैं, उसके बाद किसी तरफ बढ़ना चाहते हैं? देखें, उनकी नीयत तो ज़ाहिर है कि नीयतें तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ये जो मरदमशुमारी वाला मामला ये बड़ा सीरियस है मेरे ख्याल में। देखें, ये इसके ऊपर ज़ाहिर है तनाज़ा है कराची की आबादी को लेकर के और बहुत से इश्यूज़ हैं, और ग़ालिबन आइनी तौर पर जब तक ये नोटिफाई नहीं होता, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, वो जब तक नोटिफाई नहीं करती तो वो जो भी अदाद शुमार हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं वो गैर सरकारी हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे ख्याल में बल्दियाती इलेक्शंस बिल्कुल अगर एक नई मरदमशुमारी हुई है उसकी बुनियाद पर हल्का बंदियाँ हों, उसकी बुनियाद के ऊपर ही इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि बजाय इसके कि हम मुतनाज़, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा इलेक्शंस जो होते हैं वो जनरल इलेक्शंस हों या फिर बल्दियाती इलेक्शंस हों, हमेशा किसी न किसी वजह से मुतनाज़ रहते हैं। तो मेरे ख्याल में इस हद तक पीपल्स पार्टी का मुतालबा बिल्कुल ठीक है, और इसमें मेरे ख्याल में अगेन किरदार जो है वफाकी हुकूमत का है कि उसमें क्या रुकावट है कि हम अभी तक जो मरदमशुमारी जो लेटेस्ट हुई थी उसके जो नताइज हैं सरकारी तौर पर उसको नोटिफाई क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि इसकी वजह से आप एक और बात मत भूलें कि नेशनल जो फाइनेंस कमीशन अवार्ड है वो भी एक तनाज़ा उसका रहा, फिर तश्कील 9 उसकी की गई और उसकी खैर अभी तक इजलास तो नहीं हुआ। उसके अंदर भी ये बहुत बड़ा एक पहलू है कि उस वक्त तक नए नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड पर इत्तेफाक राय नहीं हो सकता सूबों के दरमियान जब तक ये जो नए मरदमशुमारी के नताइज हैं सरकारी तौर पर इसको तस्लीम नहीं किया जाता। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक जायज़ मुतालबा है, और इस सिलसिले में जल्द अज जल्द वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, इसके ऊपर जो मरदमशुमारी के जो नताइज हैं सरकारी तौर पर नोटिफाई करने चाहिए, ताकि फिर पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो जो उनका एक्सक्यूज़ है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये एक जायज़ मुतालबा है मेरे ख्याल में कि कोई भी इलेक्शंस, बल्दियाती इलेक्शंस अगर होने हैं तो जो नई मरदमशुमारी के नताइज हैं उनको सामने रख के ही होने चाहिए। जुनैद साहब, बल्दियाती इलेक्शन का निसार क्या वाकई मरदमशुमारी पर भी होता है? उससे मशरूत करार देना इसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ किस हद तक आपको बेहतर लग रहा है? देखिए, मौक़िफ़ तो दुरुस्त है, और चूंकि इस पे रिसोर्सेज वगैरह हर चीज़ जब आपने तकसीम करनी है फेडरेशन की, तो मरदमशुमारी के फिगर्स जो हैं वो आप उसी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब ये मरदमशुमारी के गैर सरकारी नताइज सामने आए तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको चैलेंज किया और इसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हुए। अब सवाल ये है कि आज अगर आप ऑफिशियल नताइज सामने ले आए तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक और तनाज़ा खड़ा हो जाए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज उन नताइज को, उन फिगर्स को तस्लीम नहीं करती तो ना तो आप उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हदबंदी उस बुनियाद पर कर सकेंगे और ना ही इलेक्शन करा सकेंगे। तो ये हुए तो पिछली गवर्नमेंट के वक्त पे थे, और ये इलेक्शन जो हमारा हुआ पीछे उससे पहले ये रिजल्ट आ जाने चाहिए थे, हमारे जो मेन इलेक्शंस हुए, लेकिन वो नहीं उस वक्त दिए गए और उस वक्त सिर्फ गैर सरकारी रिजल्ट्स की बुनियाद पे इलेक्शन करवाए गए। लेकिन उस पे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे पॉलिटिकल पार्टीज के, खास तौर पे एमपीएम ने कहा कि जनाब हमारे ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं ये बड़ी गलत हैं। कराची की आबादी पे बड़े सारे क्वेश्चन उठे। अब चीज ये है कि या तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस चीज के ऊपर एक इंदिया दें, इस पे इत्तफाक करें कि रिजल्ट जो भी हैं फिर वो सामने आ जाएं सरकारी तौर पे, तो उसके मुताबिक आगे काम किया जाएगा। लेकिन अगर उसको बहाना बना के फिर आगे आपने इलेक्शंस को पोस्टपोन करना है या इलेक्शन करवाने नहीं क्योंकि आप नताइज नहीं मान रहे मरदमशुमारी के, तो फिर होगा क्या? फिर तो सारा मामला इसी तरह लटका रहेगा। तो मुझे जो सूरत हाल नजर आती है वो यही है कि जिस वक्त इन्होंने सरकारी नताइज बाहर रखे ये बहाना बनेगा और इलेक्शन वगैरह सारे छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि उस पे एतराज़ात इतने होंगे कि वो आप उनको सेटल नहीं कर सकेंगे इस वक्त के साथ। ठीक है, मतलब मुखलसी आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जुनेरा, 4 बड़े शहरों के एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात कर दिए गए हैं, आगे क्या लग रहा है आपको, जाएगी पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तरफ, ये बल्दियाती इलेक्शन की तरफ?
एक तो पैटर्न जो है पाकिस्तान में सेंसस होने का, क्योंकि सेंसस जो है वो डायरेक्टली सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट और रिसोर्स एलोकेशन इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है एक तरह से। वो पैटर्न तो ये रहा है कि पहले 3 सेंसस तो 10 इयर्स के डिफरेंस से होते रहे हैं, बट 72 के बाद अगर आप देखें तो एक दफ़ा भी जो कि 10 साल के बाद सेंसस होना चाहिए वो नहीं हो सका, बिकॉज हमारी जो सोशल पॉलिसी है और डेवलपमेंट पैटर्न के लिए जो एक सेंसस को जितना सीरियस लिया जाना चाहिए वो सोच हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में और गवर्नेंस के मॉडल्स में नहीं उस तरीके से एम्बेडेड हो सकी जैसे होना चाहिए थी। 2017 में जैसे ही उनके जो भी अनऑफिशियल नॉन ऑफिशियल जो उसके नताइज थे, उससे तो उसी वक्त सब ने कह दिया था कि हम इन्हें नहीं मानते। सो वो उस वक्त से ही कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर आज उनका वो ऐलान कर देते हैं स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट और आज उसको ऑफिशियल करार दे देते हैं तो उसको मान लेंगे MQM वाले और पीपल्स पार्टी वाले, बिकॉज वो ओपनली उसी वक्त कह चुके हैं कि ये तो ठीक नहीं है, हम इसको मानते नहीं हैं। थर्ड टियर पे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी तरीके से हम ये समझ लें कि सेंसस के जो रिज़ल्ट्स हैं उसको पीपल्स पार्टी ने भी मान लिया और MQM ने भी मान लिया, उसके बावजूद वहाँ पे जो डिमार्केशन के इश्यूज़ इस वक्त जब आपने लोगों को इवैक्यूएट करना है, जहाँ इंक्रोचमेंट्स हुई है वहाँ से ले जा के कहीं और पे उनको दोबारा से सेटल डाउन करना है, तो अभी वहाँ वो इश्यूज़ भी चल पड़े हैं। क्योंकि जो कराची का रिलीफ पैकेज है इसमें ये भी शामिल है कि इंक्रोचमेंट में लोगों को आपने रीएलोकेट करना है, रीसेटल करना है। तो इट इज़ टू कॉम्प्लेक्स, इसलिए पीपल्स पार्टी को एक बहाना तो मिल गया है ये कहने के लिए कि सेंसस के क्योंकि नताइज नहीं है तो हम नहीं करा सकते बल्दियाती इलेक्शंस। बट इवन अदरवाइज़ कराची में प्रैक्टिकली इस वक्त अगर हो भी जाएं तो उसका कोई ऐसा नतीजा सामने नहीं आएगा। कहीं से कोई ऐसा बंदा इलेक्ट होकर आ जाएगा जिसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नहीं बनेगी, या फिर वो लोग कहेंगे कि हम नहीं मानते इस इलेक्शन को। सो इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड एन एनवायरनमेंट इन कराची के अभी वहाँ बल्दियाती इलेक्शंस हो सकें। और इस चीज़ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद भी भांप चुकी है। रज़ा साहब बिल्कुल, देखिए पहली तो ये बात है कि ये जो मुतालबा है मरदमशुमारी की बुनियाद पे इंतखाबात, ये बिल्कुल सही मुतालबा है, क्योंकि आखिर उसका मकसद क्या होता है इलेक्शंस का, और खुसूसन जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं उसका यही मतलब होता है कि आपने अवाम के पास हुकूमत को और रियासत को लेकर जाना है और उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना है। और अगर आप वो उनको वोटर लिस्ट में नहीं डालेंगे तो फिर जो पूरे का पूरा मकसद है इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी का या इलेक्शन के जरिए जो एहतसाब होता है, जो कि जमहूरियत के अंदर एक उसका खासा भी है, उसका जुज़्व लाजिम भी है, तो वो मकसद ही फौत हो जाता है। इसलिए ये बिल्कुल सही मुतालबा। अब जहाँ तक ये बात है कि क्या इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, आई थिंक ये पहले भी हमने सुबह बात की थी कि बड़ा जो फिलहाल तो मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से कराची की सतह पर और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल ये चाहिए कि वो इसमें कोई ताख़ीर ना करें। जो हमारे बड़े शहर हैं वो शहरी हुकूमतों के बगैर अब फंक्शन ही नहीं कर सकते, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अगर इनको ये नहीं बात समझ में आ रही तो फिर खुदा करे कि कोई ऐसा तरीका निकले कि जिससे कि हमारी सियासी पार्टियों को और जो सूबों में जो गवर्नमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनको ये बात समझ में आए कि वो जो उन्होंने इत्तेकाद किया हुआ है इख्तियारात का, उससे तबाही फिरी है बड़े शहरों की। खुसूसन कराची का हाल आपने देख लिया, लाहौर भी कोई कम पीछे नहीं है, अगर के क्योंकि मीडिया में बात नहीं होती इसलिए शायद वो उस तरह से तूफान नहीं आता। और फैसलाबाद है, मुल्तान है, पेशावर है, वहाँ पर जो है आए दिन हम पढ़ते हैं भी हैं, इमेजेस भी देखते हैं। तो ये इनके ऊपर लाजिम है कि बल्दियाती इंतखाबात का जो एक वाइटल चीज है, और देखिए ये एक आईनी तकाजा भी है, तीसरा टियर जो है हमारी हुकूमतों में। लेकिन और पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था, पिछली बार भी ले तो लाल से काम लिया गया था, फिर कोर्ट ने हुक्म दिया और उसकी बजावरी में ये इलेक्शन हुए। तो जो भी तरीका है, जो भी हीला है वो होना चाहिए। अगर कोर्ट को दोबारा इंटरवीन करना है, बिल्कुल मैं कहता हूँ करना चाहिए, क्योंकि ये कोई और तरीका नहीं है कि आप लोगों को इस तरह जलील करते रहें और जैसे पंजाबी में कहते हैं रोंदे रहें। लोकल गवर्नमेंट के अलावा कोई चारा नहीं है। और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बड़े शहर जितने भी हों वहाँ पर जब तक लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होंगी,
बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे तब तक उनकी तामीर और तरक्की का जो सिलसिला है वो नहीं बेहतरीन तरीके से चल पाएगा और इंतजामी मामलात भी धरे के धरे रह जाएंगे। जबकि अतरफ वकार अजीम साहब और कामरान का ओपिनियन ये है कि अगर हम कानूनी पहलू से देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अपनी जगह जायज़ है, लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रिया मुझे एक पॉइंट ऐड करना है प्लीज। जी जी देखिए, जो रज़ा ने कहा है ना, उसको मैं सिर्फ इंडोर्स करते हुए ये कहना चाहूँगी कि हमारी सारी अक्रॉस द होल स्पेक्ट्रम, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर से जब तक अथॉरिटेरियनिज़म और एक सेंट्रलाइज सिस्टम को कंट्रोल करने की डिज़ायर नहीं ख़त्म होगी तब तक कराची, लाहौर, किसी शहर के किसी जगह के मसाइल हल नहीं होंगे। इन लोगों को ज़हनी तौर पर डेवोल्यूशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं कहना होगा कि इख्तियारात जो है वो निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं, चाहे हो या बड़े सूबे बाकी हों या फिर कराची के हवाले से अगर हम बात करें हुकूमतों के हवाले से एज सून एज पॉसिबल कोई ना कोई फैसला करना होगा। मुझे बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती कि नवाज शरीफ साहब वापस आए। यह सब झूठ बोला जा रहा है, चूरन बेचा जा रहा है, इसलिए कि उन्हें पता है कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान में वापस लाके संभालना और जेल में डालना उनके लिए कितना बड़ा अज़ाब बन जाएगा। इनको पता है कि अगर हम लोग मियां साहब को वतन वापस ले आते हैं तो इनके लिए हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगी। ख़ादर साहब भी बयान दे रहे हैं। हमने देखा है कि गुज़िश्ता रोज़ भी मियां साहब की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खासी वायरल हुई। अपने बेटे के साथ वो चहलकदमी कर रहे थे और जब जब इस तरह की कोई भी तस्वीर वायरल होती है तो इस किस्म के बयानात भी मंजर-ए-आम पर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ख्वाजा साहब जिस तरफ इशारा दे रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी से हुकूमत को परेशानी हो सकती है, हालात इनके काबू से बाहर हो जाएंगे, किस हद तक दुरुस्त कह रहे हैं कामरान? वाकई उनकी वापसी से पीटीआई गवर्नमेंट को कोई नुकसान हो सकता है? देखें, जब वो गए थे उसके बारे में बहुत सी रूमर्स और बहुत सी चीज़ें होती रहीं और मेरा अपना भी अभी भी ख्याल है कि शायद किसी जगह पे किसी लेवल पे कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग थी और उसकी बहुत बड़ी वजह ख्वाजा साद रफ़ीक बेशक PMLN के सीनियर लीडर हैं, लेकिन किसी हद तक उनका सियासी तज्जिया बिल्कुल ठीक है कि जब इनको बीमारी की वजह से भी बाहर भिजवाया गया था तो एक जो उसके पीछे लॉजिक था वो ये था कि आफ्टर ऑल वो एक बड़ी पार्टी के सरबराह थे, 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उनकी फॉलोइंग है और अगर वो पाकिस्तान में मौजूद रहते हैं, बेशक वो जेल में हों या जेल से बाहर, तो इस गवर्नमेंट के लिए और हर तरह से एक डिस्ट्रैक्शन है। तो शायद ये ख्याल था कि उनको बाहर भेज दें तो ये गवर्नमेंट किसी तरीके से उसके ऊपर फोकस कर पाए। अब ये कहना कि ये हुकूमत नहीं चाहती, मेरे ख्याल में ये हुकूमत बेहतर बता सकती है, क्योंकि इस हुकूमत के बयानिए को भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा धचका पहुंचा जब अब इस तरह की तस्वीर सामने आती हैं तो लोग उनसे सवाल करते हैं कि ना तो आपने मुल्क की मईशत ठीक की, ना इस मुल्क को आप रिफॉर्म कर सके और ना ही आप जो वादा करते थे कि आप एक जो कहते हैं कि ज़बरदस्त किस्म की अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब करेंगे, जिनके खिलाफ आपका मुकदमा था वो 3 दफ़ा के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं वो मुल्क से बाहर बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट शायद ये चाहेगी जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं, बेशक उससे डिस्ट्रैक्शन हो लेकिन वो अपनी फुल ताकत लगाएंगे कि किसी तरीके से इस जो एहतसाब के नारे को अलाइव रखें, क्योंकि यही उनके पास अब मौका है कि जो उनकी वैसे कारकर्दगी है उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकें। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे ऐड करूँगा कि क्या बाअसर जो हल्के हैं पाकिस्तान के अंदर वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएँ? मुझे नहीं लगता कि वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ इस मौके पर वापस आएँ। और वैसे भी मेरे ख्याल में नवाज शरीफ अब पाकिस्तान में तभी वापस आएंगे जब वो एक ऐसा सियासी माहौल देखेंगे, क्योंकि जब पास्ट में आप याद रखें 2018 के इलेक्शन से पहले जब वो वापस आए थे, PMLN वाले अभी कहते हैं ना कि देखें पहले भी तो वापस आए थे, उस वक्त उनकी मजबूरी थी क्योंकि इलेक्शंस में जाना था। उस वक्त अगर वो ना आते, जितनी उनको सीटें मिली हैं आज वो उतनी सीटें ना मिलती। अभी उनका पाकिस्तान में आना कोई मजबूरी नहीं है, जब इलेक्शन करीब आएगा या कुछ ऐसा माहौल होगा जब जहाँ पर कुछ ऐसी तब्दीली होगी तो फिर वो फैसला करेंगे कि वापस आने का। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। नहीं, वो वापस नहीं आते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ गए, पर उनका वापस आना किसी भी सूरत में। लेकिन मैं ख्वाजा साद रफ़ीक की इस बात से अग्री करता हूं कि अगर वो पाकिस्तान में वापस आते हैं, गवर्नमेंट बेशक चाहे या ना चाहे, लेकिन गवर्नमेंट के लिए संभालना उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसकी छोटी सी मिसाल यही है कि हफ्ते में हम कितनी दफा डिस्कस करते हैं, एक तस्वीर आती है, उसके ऊपर पूरी डिबेट होती है। अगर वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे, अगर उन्होंने अभी तो खामोश है ना, अगर उन्होंने बयानात देना शुरू कर दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दी, तो फिर आप देखें कि यहाँ पर क्या हाल होगा। अच्छा साहब, एक तस्वीर सियासी रंग जमा दे देती है। अगर मियां साहब आ जाते हैं तो पीटीआई गवर्नमेंट के साथ क्या होता है? पॉलिटिकल है उन्हें कोई नुकसान?
देखो ना, अब मुझे ये समझ नहीं आती, अभी हमने बात की थी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स की। अगर एक मरीज़ वॉक कर रहा है हाइड पार्क के पास तो उसे वॉक करने दें, उस पर इतनी बहस क्यों? अब कल का बयान आप देखें जो एहतसाब ब्यूरो के हमारे मिनिस्टर हैं शहजाद अकबर साहब, उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में कहा कि ये टार्जन को जो है हम वापस लेके आएंगे और देखें टार्जन की जल्दी वापसी हो जाएगी। तो अभी तक जो है इनके जहन से ये चीज़ें निकालना बहुत ज़रूरी है। किस लेवल की बात करते हैं, क्या सोचते हैं। और देखें नवाज शरीफ, पहले भी ये बात हुई, नवाज शरीफ को जब आना होगा उस वक्त आएंगे। मैं पर्सनली समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर चाहते होंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उन पे रहम खा के उन्हें इजाज़त दी थी। और उसके बाद जो भी ये तस्वीरें वायरल करते हैं, दिखाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं क्या कहते हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं भाई इसको वापस लेके आओ। देखिए अब उन्होंने फ़रोग नसीम को लगाया है इस काम के लिए, फ़रोग नसीम भी कुछ नहीं कर सकते। और इस वक्त अगर वो आ भी जाते हैं, देखें बीमार तो वो हैं, इसमें देयर इज़ नो डाउट। आप जेल में रखेंगे फिर बीमार हो गए, फिर क्या करेंगे? वो और सीरियस हो जाएगी चीज़ गवर्नमेंट के लिए। तो बेहतर ये है कि अभी उन्हें बाहर रहने दें, आने दें, जब वो देखेंगे अब कैसे हालात जा रहे हैं। क्योंकि इधर भी तो आप देखें ना, पंजाब का क्या है, अब तो गिनती भी भूल गए कि आज पता नहीं 6ठा आईजी बदला है, 5वां आईजी बदला है। एक महीने के लिए रहा, एक 2 महीने के लिए रहा, एक 3 महीने के लिए रहा। अच्छा, रिजर्व योर कमेंट। मेरा अगला सवाल इसी पर है, मैं उस पर भी तफसीलन आपसे बात करूंगी, लेकिन इस सवाल से मुतालिक आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि मियाँ साहब का बाहर रहना या ना रहना ये मियाँ साहब पर मुनहसर है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो डैमेज जरूर कर सकते हैं पीटीआई की स्टेबिलिटी को। जनरल साहब, देखिए इस सवाल के 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि जो हुकूमत एक्टिविटी कर रही है ये ज्यादातर दिखावा, डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टिविटी है, क्योंकि प्रेशर है कि जनाब आपने भिजवा दिया, जबकि आप देख रहे हैं कि वो बीमार नहीं है, वो बाहर फिर रहे हैं। लिहाजा यहाँ कोशिश की गई कि पहले ये साबित किया जाए कि जो ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह थी, जो उनके टेस्ट थे वो फैब्रिकेटेड थे, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। तो लाजमी बात है कि हुकूमत अपने आप को उस इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मा करना चाहती है कि हमने तो सिर्फ रैम की वजह से भेजा या वो रिपोर्ट्स थी उनकी वजह से भेजा, लेकिन अब वो वाकई अगर बीमार नहीं है तो हमें वापस लाना चाहिए। ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टिविटी है, क्योंकि हमने बारहा ये डिस्कस किया है कि ये इनके बस की बात नहीं कि उनको वापस ला सके। मियाँ साहब को लाना कतन इनके बस में नहीं है। कोई कानूनी तरीका, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये ला सकें। और वहां पे बैठे हुए लोग जितने भी, जिनका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या उनके पीछे केसेस या इस तरह, और वो इन्फ्लुएंशियल लोग हों, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उनके बारे में बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। वो इंटेलिजेंस की क्लियरेंस के बगैर इन लोगों को वापस नहीं करते। आप जो जी चाहे करते रहे, सबूत भी ले जाएं, कुछ करें, ये नहीं हो सकता। तो ये इनको मेरा ख्याल है इल्म तो है अंदर से कि हम वापस तो नहीं ला सकेंगे, लेकिन ये इसका शोर गौगा करने में कोई हर्ज नहीं। वो कर रहे हैं दुनिया को धोखा देने के लिए कि जी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लेके आएंगे, क्योंकि एक चीज वाज़ेह है। सही। रज़ा रोमी साहब, है पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान मियां साहब की वापसी पर? देखिए, पहला जो सवाल है वो तो ये है कि क्या वो उनको वापस ला सकते हैं। नहीं तो ऐसा तो कोई आसार नहीं है, और ना ही ऐसा कोई कानूनी आसान तरीकाकार है। मुश्किल तरीकाकार जरूर है कि जिससे कि वो उनको अगर वापस लाना चाहें तो वो ला सकते हैं, तो ये तो रूल आउट कर दीजिए। बाकी ये बात है कि उनको तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा, यकीनन होगा। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है वो PMLN ही है, और जिस तरह से उसकी जड़ें हैं पंजाब में और उसका वोट बैंक भी है, वो बिल्कुल इस हुकूमत के लिए एक खतरा है। अभी तो उनको न्यूट्रलाइज किया गया था मियां नवाज शरीफ को, कि वो पहले तो वो जेल में बंद थे, उसके बाद वो बीमार पड़े या वो मुल्क से बाहर हैं। उनकी सियासी सरगर्मियां बहुत महदूद बल्कि ना होने के बराबर हैं। उनकी साहिबजादी भी कभी वक्तन फवक्तन कुछ ट्वीट्स कर देती हैं, उसके अलावा तो कोई उनका नहीं है। सेकंड टियर जो है वो बिल्कुल इनएक्टिव है, और शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी जो है वो अपोजिशन की सियासत वाली पॉलिसी है ही नहीं। तो इन हालात में तो गवर्नमेंट को इससे ज्यादा साजगार माहौल नहीं मिल सकता था कि इतनी जो कमजोर और इतनी जो है एक वीक अपोजिशन उसके सामने आई, और उसके बावजूद यही उनका
गवर्नमेंट के जो नाक़दीन है वो ये कहते हैं कि उसके बावजूद इनकी परफॉर्मेंस जो है उस तरह से नहीं रही। ये है कि मियां नवाज शरीफ एक सियासी हकीकत है। वो उनकी पार्टी, उनके वोटर सपोर्टर, आप उनको पसंद करें या ना करें, आप उनको चोर डाकू समझें या मोटरवे का जो है बिल्डर समझें, बात ये कि वो एक रियलिटी है और सियासी रियलिटी जो होती है उससे नजरअंदाज करना या उसको और तरीके ढूंढना, उसको कम करने की, अंडरमाइन करने की, वो नाकाम होते हैं। तारीख हमें यही बताती है। इसलिए उनको जेलों में डालना, नैब के केस करना, पैनामा का करना, डिस्क्वालीफाई कर देना, उससे नवाज शरीफ की जो अपनी हल्के में अपने वोटर्स में जो मकबूलियत है उसमें कतन कोई कमी नहीं हुई, बल्कि शायद इजाफा ही हुआ होगा। इसलिए सियासी जो मामलात होते हैं उनको सियासी अंदाज में डील करना चाहिए, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल और ये जो नैब के जरिए टैकल नहीं करना चाहिए। ठीक, जुनेरा। ख्वाजा साद रफ़ी के जो वर्ड्स हैं या आज का जो बयान है ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, बिकॉज़ अगर वो समझते हैं कि उनके वापस आने से यहाँ बहुत नुकसान हो सकता है तो फिर तो नवाज शरीफ को फ़ौरन वापस आना चाहिए। थिंग्स कैन टर्न अराउंड लाइक दिस, बिकॉज़ वो समझ रहे हैं कि बहुत एक हैवी वेट पॉलिटिशियन है नवाज शरीफ, और अगर वो आ गए तो ये गवर्नमेंट हिल के रह जाएगी, तो फिर नवाज शरीफ वेट किस बात का कर रहे हैं। और उससे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या उनको वहाँ ज़बरदस्ती रखा जा रहा है। तो मरियम ने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरी ज़िद है कि वो अपने इलाज को कंप्लीट किए बगैर वापस नहीं आएंगे। तो सच किधर है? मैं इन दोनों बयानात के बीच में ये ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या वो वापस आना चाह रहे हैं और उनको आने नहीं दिया जा रहा, लेकिन मरियम कहती हैं कि वो इलाज करवाते रहें और उससे पहले यहाँ वापस ना आए, यहाँ उनकी जान को ख़तरा है। सो मेरे ख्याल है ये आज का बिल्कुल ऑप्टिक्स के लिए एक सियासी बयान है जो साद रफ़ीक ने दिया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी बात रह गई नवाज़ शरीफ की, तो जाहिर है 30 इयर्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अगर किसी को भी किसी मुल्क पे हुकूमत करके करने के लिए दे दी जाए तो उसका एक नाम तो बन जाता है। लेकिन उसमें हमें मिला क्या है नवाज शरीफ से? पंजाब को तो शायद, और वो भी लाहौर को तो शायद बहुत कुछ मिला हो। ओवरऑल सिनेरियो में अगर पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए और इस वक्त की गवर्नमेंट ब्लंडर्स कर रही है, तो एक तहरीक खड़ी हो जानी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होनी चाहिए, और यहाँ तो एक ऐसी तहरीक हो कि नवाज शरीफ वापस आए बगैर रह ही ना सकें। सो मेरे ख्याल है ये सब कुछ एक अरेंजमेंट है। ये लोग इसी तरह बयानबाजी करते रहेंगे, तस्वीरें उनकी आती रहेंगी, लेकिन नवाज शरीफ तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक पॉलिटिकली एडवांटेजेस पोजीशन उनको नजर नहीं आएगी। चले मैं आपके रज़ा साहब के की पॉइंट से यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ सेगमेंट को कि रज़ा साहब ने कहा कि मियां साहब एक सियासी हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, और आप उस पर ही तबसरा कर रही हैं कि अगर वाकई ऐसा है तो फिर मियां साहब वहाँ क्या का इलाज मुकम्मल करवाएं और जल्द वतन वापस आएँ, अगर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को उनके आने से कोई खतरात लाहक हो सकते हैं। बात करते हैं पंजाब में आईजी की तब्दीली की तैनाती के हवाले से। एक नए तब्दीली के हवाले से एक फिर से अफवाहें जो हैं वो सरगर्म हैं और सिचुएशन खासी हमें हॉट टॉपिक बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये वही आईजी हैं जिनकी तब्दीली का जिक्र तो चल रहा है, लेकिन इमरान खान साहब माजी में इन्हीं आईजी के हवाले से बड़ा पॉजिटिव एक स्टेटमेंट दे चुके हैं। वो क्या कहते रहे हैं माजी में, जरा सुनिए आप। जी शोएब दस्तीर, मैं आपको मुबारक देता हूँ। मैंने देखा कि आपने बड़े बड़े ये जो डाकू थे और ये जो कातिल थे इनको पकड़ना शुरू किया है। मेरे ख्याल में जो अब कॉम्बिनेशन आया आप देखेंगे आईजी का भी और चीफ सेक्रेटरी का भी, अब ये चलेगा क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता हम पहुंच गए सही कॉम्बिनेशन पे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल दौर में 5वां आईजी जो है वो तब्दील हुआ, और फिर हमने सिचुएशन अपनी आंखों से देखी है कि प्राइम मिनिस्टर उनके हवाले से पहले क्या किस किस्म के बयान देते रहे हैं। लेकिन इन 2 साल दौरे हुकूमत में 5-5 आईजीज आना, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है पंजाब में उसकी सियासी नौयत की वजह है, या फिर वाकई ऐसा है कि बेहतर से बेहतर आईजी जो है वो इस कुर्सी पर बिठाया जाए? जनरल साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत भी आड़े आ रही है इसमें? देखिए, सियासत से ज्यादा ये नालायकी है कि आप यूं समझते हैं कि आईजी बदलने से आपका काम चल जाएगा। आईजी शायद सारे आईजी जब बन चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि उनकी कॉम्पिटेंस, उनके अंदर उनकी पोटेंशियल थी इतनी कि वो प्रमोट होकर यहां तक पहुंचे। लेकिन अगर गवर्नेंस का इशू जो है वो रिलेटेड हो उस्मान बुज़दार साहब से,
और उनका किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन ना बन सके तो नीचे से आप एक दर्जन आदमी बदल दें, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे जो बहुत बड़ी गलती इन्होंने की है, जो मैंने इसके बारे में सुना है और देखा है, वो ये है कि आपने उनकी टीम के नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी की तब्दीली की, यानी CCPO लाहौर, और आपने उस टीम को जिसने चलाना है, जो हेड है टीम का, जो जिम्मेदार है उस टीम को चलाने का, उससे मशवरा तक नहीं किया। ये एक इंतहाई, मैं समझता हूँ, गलत रवैया है, क्योंकि जिम्मेदारी आप जिसको दे रहे हैं कि तुमने ये सारी टीम चलानी है, उसकी अपनी एडजस्टमेंट उस आदमी के साथ नहीं हो रही जिसको लाके आप उसके नीचे बिठा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया होता। हर दफा इनको जो यू टर्न लेने पड़ते हैं, उसका बुनियादी मसला यही है कि होमवर्क के बगैर ये फैसले करते हैं। अगर ये सबसे मुशावरत करके और इस मामले को खुश उसलूबी से हैंडल करते तो आज शायद ये मसला इनको ना आता। वो आफ्टर ऑल ये जो IG हैं शोएब दस्तगीर, ये ठीक काम कर रहे थे, चल ही रहा था, काफी महीनों से बैठे हुए थे। उससे पहले तो उन्होंने बड़े जल्दी बदले हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इनकी अपनी ही कोताही है कि ये सारी प्लानिंग इनकी गलत होती है, इन्होंने होमवर्क किया नहीं होता। सियासी मामलानी प्लानिंग का फुकदान है, आप ये कह रहे हैं इसे। अदर साहब, ये PTI की सियासत की वजह से IG का ओहदा मुतनाज़ बना हुआ है? नहीं, मैं इसमें सियासत को कम कहूँगा। आई थिंक आई वुड से कि बैड गवर्नेंस, जो जनरल साहब ने भी बात की कि नाअहली बैड गवर्नेंस की वजह है। आप बताएं कि जितने भी IGs लगे हैं वो किसी ना किसी मेरिट पे ही लगे होंगे ना। मैं पर्सनली एक दो को जानता हूँ जो बहुत प्रोफेशनल पुलिस वाले थे। तो ये जो है, इसमें पॉलिटिक्स सिर्फ हो सकती है तो वो चीफ मिनिस्टर की हो सकती है, उनकी पसंद का कौन है कौन नहीं है। अगर CCPO वो अपनी पसंद का लेके आ रहे थे और वो कहते हैं मैं डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ, तो वो आदमी तो अपने IG को फॉलो नहीं करता, वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो इसमें इस हद तक तो पॉलिटिक्स है। लेकिन फिर मैं एक बात कहूँगा कि ये उस्मान बुज़दार साहब प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं, कि कब तक प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनके ऊपर हाथ रखेंगे। क्योंकि अब टाइम जो है, अब अगर लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन भी होने वाला है, वो भी इन्होंने कहा कि जमाती बुनियाद पे नहीं होगा, उस पे भी डिस्कस हो चुका है कि शायद इन्हें डर है कि नवाज़ लीग जो है वो ज़्यादा मेजॉरिटी से ना आ जाए। तो जब तक ये उस्मान बुज़दार का इशू प्राइम मिनिस्टर रिजॉल्व नहीं करेंगे, पंजाब में ये सारी चीज़ें होती रहेंगी और ये गवर्नेंस इमरान खान को, प्राइम मिनिस्टर को सही करनी पड़ेंगी। कामरान, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल जो तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है पंजाब में भी और वफाक में भी, उसकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अगर हम पहले सेगमेंट्स में अगर बात करें, कभी ये पीपल्स पार्टी के ऊपर, कभी PMLN के ऊपर जो बयान दागते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो डिस्ट्रैक्शन करना चाहते हैं इन बुनियादी इशूज़ के ऊपर। और अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान को मान लिया जाए कि शोएब दस्तगीर साहब ये बड़े बड़े डाकुओं को उन्होंने पकड़ा है, चोरों को उन्होंने पकड़ा है, तो इसका मतलब है कि उसकी इनको सज़ा दी जा रही है। अब मेरे ख्याल में तो ये बहुत सीरियस इशू है कि समझ आती है कि आपने एक IG बदला, 2 बदले, 3 बदले, अब 5 IG के IG सारे तो खराब नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि खराबी आपके अंदर है, इनके अंदर खराबी नहीं है। और ये जो जितने इनके वादे थे, और एक बात मैं क्विकली ऐड करना चाहूँगा कि इन्होंने सिविल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की बात की थी, डॉक्टर इशरत बहुत अरसे से उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और जो रिकमेंडेशंस ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुकी हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन थी कि जो सरकारी ओहदों पर वो सेक्रेटरीज हों, वो IGs हों, उनको जो उनका टेन्योर प्रोटेक्शन है कि कम से कम 2 साल, वो सेक्रेटरी हो, IGs हो, वो 2 साल से उनको पहले नहीं हटाना। अगर हटाना भी है तो एक प्रॉपर तरीके से, अगर कोई मिसकंडक्ट है, लेकिन 2 साल के अंदर 5 IG बदल देना। इसी तरह से विफाक के अंदर कई ऐसे सेक्रेटरीज हैं जिनको 2-2, 3-3 माह के बाद तब्दील किया गया। तो मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट का ये बिल्कुल मुंह बोलता सबूत है, और जितने इन्होंने वादे किए थे कि ये रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे, इसमें इनका टोटल फेलियर है, एब्सोल्यूट फेलियर। वक्त मुख्तसर है मेरे पास, क्विकली मैं आपकी तरफ आऊंगी जनरल, प्लीज। उस्मान बुज़दार की जो फर्मा बरदारी है इमरान खान के आगे, उसके आगे पता नहीं क्या क्या कुर्बान करेंगे। ये पंजाब को कर रहे हैं, इतने सारे लोगों के जो प्रोफेशनल उनकी इंटेग्रिटी है उसके साथ खेल रहे हैं। CCPO को लेके आना और ऐसे बयानात दिलवाना, उसके बाद मॉरल हाई ग्राउंड्स पे शोएब साहब का जाना ही बनता था। तो मेरे ख्याल में ये जो पंजाब को कंट्रोल करना, वहाँ से बैठ के ये जो ख्वाहिश है उस्मान बुज़दार के ज़रिए से, दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम। और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स अपनी मर्जी की, एग्जैक्टली वही पैटर्न जिसका इल्ज़ाम ये पिछली गवर्नमेंट्स पे लगाते थे, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। ठीक है,
रजा साहब क्विकली प्लीज। जी देखिए, ये बिल्कुल नाअहली का एक और मुजाहरा है और इनकॉम्पिटेंस यही होती है कि आप सबसे बड़े सूबे में एक बहुत ही सीनियर और अहम पोजीशन को बार बार ऐसे बदलें कि जैसे ये कोई चाइल्ड्स प्ले हो। ये मेरे ख्याल से 5वीं या 6ठी बार आईजी को बदला गया है और जनरल साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि किसी भी अफसर को एक जगह पर जब आप उनकी तैनाती करते हैं उनको 3 से 6 महीने दरकार होते हैं कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। और आप तो यहाँ पर अगर एवरेज देखते हैं तो उससे पहले ही उनको निकाल दिया जाता है। जब तो ये हाल है गवर्नेंस का। और मेरे ख्याल से ये अब जो है अब ये तयशुदा बात है कि पंजाब को बेसिकली रिमोट कंट्रोल तरीके से चलाया जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली ये पीटीआई के लिए नुकसानदेह साबित होगा। सही, मतलब ये कि मुख्तसर आईजी का ओहदा सियासी मुदाखलत और बैड गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है और यही पंजाब में हमें देखने को है कि अब 5वां आईजी भी तब्दील हो चुका है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।